हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडी फॉर एग्जाम जस्ट पे। दोस्तों, आज की क्लास ये पेट के लिए नहीं, क्योंकि पेट का एग्जाम हो चुका है और आने वाली जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो समीक्षाकारी हो या फिर वीडियो का एग्जाम हो, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी आज की क्लास। और अब हम टॉपिक वाइज यानी कि जो सिलेबस में दिया गया है आर ओ ए आर ओ के, उस सिलेबस के हिसाब से आने वाली सारी क्लासेस सिलेबस पर बेस्ड होंगी। और आज की क्लास में हम देखेंगे पॉलिटिक्स सेक्शन का संवैधानिक निकाय यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और इसके अलावा आपको बता दें एक बात, हम जितने भी पेपर हुए हैं पेट के, यानी कि 2 दिन पेपर चला है, 15 और 16 तारीख को, और उसमें सुबह शाम यानी कि 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है। तो चारों पेपर में जितने प्रश्न आए हुए हैं सारे सेक्शंस का, जीएस, करंट अफेयर, मैथ्स के क्वेश्चन, स्पेशली जो ग्राफ का पेपर आया हुआ है, इन सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन यानी कि हम इसको सॉल्व करा के वीडियो को अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग उसको देखिएगा, अपने मार्क्स मिला सकते हैं। बाकी जिनको भी लगता है कि हाँ ग्राफ में प्रॉब्लम हो रही है या मैथ्स पढ़ने में, तो आप उसके लिए भी क्लास को देख सकते हैं। उसमें अच्छे से हम जो है मैथ्स के क्वेश्चन को अच्छे से समझा के सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास में हम। तो आने वाली परीक्षा चाहे वो आर ओ या आर ओ हो, ठीक है, आर ओ या आर ओ के लिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें वीडियो का एग्जाम अगर ये होता है, तो ये जीएस का पेपर, जीएस का जो ये टॉपिक है सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास हम। और इसमें हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में कौन कौन से हैं जो संवैधानिक निकाय यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें एक हो गया निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। तो एक प्रश्न तो आपका यहीं से बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है या फिर कौन सा असंवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक प्रश्न बन जाएगा, कौन कौन से संवैधानिक निकाय हैं, उन सब की ये लिस्ट है। और इसके बाद हम इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, इसके अलावा आपका ये वित्त आयोग हो गया। ठीक है, वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वस्तु एवं सेवा कर, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, और भारत काल नियंत्रक एवं यानी महालेखा परीक्षक यानी कि कैग हो गया। और इसके अलावा भारत के महान्यायवादी, दूसरा हो गया इसमें राज्य का महाधिवक्ता। तो ये लिस्ट है, ये आते हैं किसके अंतर्गत, संवैधानिक निकाय के अंतर्गत। ठीक है, ये संवैधानिक निकाय हैं। अब हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। हम इसमें से 1, 2, 3 जो भी हो सकेगा, क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, तो उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बाकी आने वाली क्लासेस सारी इसी टॉपिक पर बेस्ड होंगी। ठीक है, इसके बाद हम अगली क्लास जो लेके आएंगे, यानी कि जब ये सारा इसमें कंप्लीट हो जाएगा, तो हम पढ़ेंगे कौन से संवैधानिक यानी कि जो असंवैधानिक निकाय है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम किसके बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे निर्वाचन आयोग, इनसे संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग संविधान के कौन से भाग में दिया गया है। तो अगर भाग पूछता है संविधान, तो संविधान के भाग 15 में इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। संविधान का भाग 15 यानी कि भाग 15 में बात की गई किसकी, इलेक्शन कमीशन की। अब आगे देख लेते हैं इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन हो गया, ये इलेक्शन कमीशन से प्रश्न अगर पूछे तो ये अस्थाई एवं कैसा निकाय है, ये स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, अस्थाई एवं स्वतंत्र निकाय है। ये अखिल भारतीय संस्था यानी कि पूरे भारत के लेवल पे काम करती है ये। और ये केंद्र और राज्य के लिए क्या है, ये समान है। ठीक है, अखिल भारतीय संस्था है। अब इसकी जिम्मेदारी क्या क्या होती है, तो इसकी जिम्मेदारियों का जिक्र किसमें किया गया है, आर्टिकल 324 में इसमें बताया गया इसकी जिम्मेदारियों के बारे में, इसके कार्य के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में। तो आर्टिकल 324 संबंधित है किससे, संविधान, ये इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। संविधान के भाग 15 में दिया गया है। अब इसका क्या क्या काम है, यानी कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, तो ये संसद हो, राज्य विधानमंडल हो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनके लिए क्या करता है, इनका निर्वाचन कराता है। और इनके निर्वाचन के लिए यानी कि इनका संचालन करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं में से स्टेटमेंट बना के दे दिया जाएगा। यानी कि जितने प्रश्न बन सकते हैं इलेक्शन कमीशन से, उन सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने इसमें नोट्स के थ्रू बताया हुआ है। ठीक है, तो संचालन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चलाने की क्रिया, निर्देशन का मतलब निर्देश देना, और नियंत्रण का मतलब हो जाएगा कार्यों का मूल्यांकन करना। ठीक है, तो अब इसमें और इसका उद्देश्य क्या है, देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्शन कमीशन के महत्वपूर्ण तथ्य हो गए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसमें। तो ये एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, भाग 15 में इसका जिक्र किया गया है।
आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। और इलेक्शन कमीशन का फंक्शन अगर हम बात करें तो संसद में, राज्य विधानमंडल में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना, और उसके बाद में इसका उद्देश्य है कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सके। ठीक है। राज्यों में होने वाले जो पंचायत और ये निगम होते हैं, इनके लिए चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराया जाता है, इसके द्वारा कराया जाता है। ठीक है। तो जो राज्यों में चुनाव होते हैं, कौन कौन से चुनाव? जो पंचायत में होता है और निगम में होता है, इनका चुनाव कौन कराता है? ये कराया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है। तो ये सारे प्रश्न हो गए जो क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्शन कमीशन से, महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। इसके अलावा हम बात करेंगे इसकी संरचना के बारे में, यानी कि इलेक्शन कमीशन किन किन चीजों से मिलकर के ये बना हुआ है। ठीक है। इनकी संरचना के बारे में बात करेंगे, तो देख लेते हैं कौन कौन सी संरचना है, यानी कि किन किन चीजों से मिलकर के ये बना हुआ है। थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे। अब देखिए संरचना इसमें क्या पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि देखिए एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, तो आर्टिकल 324 में बात की गई है ये, और इसमें संरचना में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और बाकी अन्य आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। चाहे प्रश्न पूछा जाए वन लाइनर या प्रश्न पूछा जाए स्टेटमेंट बेस्ड, सारे प्रश्न आपको इस टॉपिक से मिल जाएंगे, यानी इसी जो 2-3 पेज इसका नोट्स है इसी से आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो इसकी संरचना में अगर हम बात करें किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें एक निर्वाचन आयुक्त होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बाकी अन्य आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो इलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष होता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें प्रादेशिक आयुक्त भी होते हैं। ठीक है। प्रादेशिक आयुक्त किस लिए होते हैं? ये इलेक्शन कमीशन की सहायता करते हैं, और इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनकी सलाह पर की जाती है। बाकी जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं और जो प्रादेशिक आयुक्त हैं, इनकी सेवा शर्तें और इनकी पदावधि राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। ठीक है। यानी कि जो निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो निर्वाचन आयुक्त हैं और जो प्रादेशिक आयुक्त हैं, यानी कि जो चुनाव आयोग की जो सहायता करने के लिए जिनकी नियुक्ति की जाती है, इनकी सेवा शर्तें और इनकी पदावधि भी ये तय की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे इसको देख लेते हैं हम, यानी कि इसमें कब कब परिवर्तन हुआ है, कब कब संशोधन हुआ है, या कब नए कानून बनाए गए हैं। तो इसमें 1950 15 अक्टूबर से 1979 तक 89 तक ये जो इलेक्शन कमीशन है कैसा था? ये एक सदस्यीय था। ठीक है। ये कैसा था? यानी कि इसमें केवल एक ही सदस्य होते थे। प्रश्न पूछा जाता है कि जो वोट देने की उम्र है, यानी कि 18 से ये चेंज की गई थी, किसके थ्रू की गई थी? मत देने की उम्र को 21 से 18 कब किया गया था? तो 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा ये प्रश्न पूछा जाता है। तो मत देने की उम्र को 21 साल से कम करके 18 किया गया था 61वां संविधान संशोधन 1988 के थ्रू। तो भी हमने कहा कि 1950 15 अक्टूबर 1989 तक इलेक्शन कमीशन एक सदस्यीय था। 16 अक्टूबर 1989 में इसको बनाया गया बहुसदस्यीय, यानी कि इसमें एक मुख्य थे और बाकी 2 अन्य थे। ठीक है। और उसके बाद में इसको चेंज किया गया, मतलब बाद में फिर एक किया गया था, फिर 3 किया गया, लेकिन अभी रिसेंट अब वर्तमान में क्या है? वर्तमान में ये बहुसदस्यीय संस्था है, यानी कि बहुसदस्यीय ये निकाय है। ठीक है। तो ये हो गया चुनाव आयुक्त। अब देखिए कुछ ये मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं, इनकी शक्तियां समान होती हैं, इनके वेतन भत्ते समान होते हैं। बहुमत का निर्णय, अगर कोई मतभेद होता है तो उसमें निर्णय किसका मानते हैं? बहुमत का इसमें निर्णय माना जाता है। ठीक है। और इनकी जो शक्तियां, वेतन भत्ते, ये सब चीजें किसके समान होती हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती हैं। यानी कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, बाकी जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी कि इनकी शक्तियां भी समान होती हैं, वेतन भत्ते भी समान होते हैं। मतभेद होता है तो निर्णय किसका लिया जाता है? बहुमत का निर्णय होता है। और इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ये सारी शक्तियां होती हैं, यानी कि यही सारी जो इनकी वेतन भत्ते होते हैं वही सब किसके होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। कार्यकाल इनका 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले होता है। स्वतंत्रता की अगर हम बात करें, स्वतंत्रता का मतलब हो गया कि ये इनके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है। क्या क्या उपबंध किए गए हैं, क्या क्या चीजें इसमें बताई गई हैं। इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति के पश्चात इसमें कोई भी गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो ये सारे जो तथ्य दिए गए हैं ये स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं। तो जो उपबंध जो किया गया है हमारे संविधान में, तो यानी कि जब इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति हो जाएगी तो अगर प्रश्न पूछे क्या उसके बाद कोई भी लाभकारी परिवर्तन कर सकते हैं, तो नहीं हो सकता। ठीक है। यानी कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति के पश्चात कोई भी गैर लाभकारी परिवर्तन इसमें नहीं किया जाएगा। अन्य आयुक्त और जो प्रादेशिक आयुक्त होते हैं, इनको मुख्य
जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी सिफारिश से इनको हटाया जा सकता है। तो जो सारे तथ्य हैं इनसे क्वेश्चन फ्रेम होगा, ठीक है। तो अभी आज हम सारे तथ्यों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस पर प्रश्न किस तरह से बन सकता है इसको नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। और उसके बाद में ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होते हैं, यानी कि यही क्या इनकी स्वतंत्रता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर इनको दबाव में किसी प्रेशर में काम नहीं करना है, यानी कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहते हैं, यानी कि जब भी राष्ट्रपति चाहे इनको हटा नहीं सकते हैं। दूसरी चीज ये कि निर्धारित पदावधि में इनको काम करने की सुरक्षा होती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की रीति से इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। यानी कैसे इनको हटा सकते हैं, इनको दोनों सदनों के विशेष बहुमत के बाद ही हटाया जाएगा। उसके बाद में इनको हटाएगा राष्ट्रपति ही, लेकिन जब दोनों सदनों में विशेष प्रकार का बहुमत पास हो जाएगा, पारित हो जाएगा, उसके बाद में इनको हटा सकते हैं। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी हटाया जाता है। अब इनके जो सदन होगा उसमें किस आधार पर इनको हटाया जाएगा, तो दुर्व्यवहार और असक्षमता के आधार पर, ठीक है। ये हो गई इनकी स्वतंत्रता से संबंधित बातें। अब इनकी शक्तियां और इनके कार्य को देख लेते हैं। तो इनके 3 प्रकार के कार्य होते हैं, एक प्रशासनिक होता है, सलाहकारी होता है और अर्धन्यायिक कार्य होते हैं, ठीक है। इसमें 3 प्रकार के कार्यों को डिस्कस किया गया है। तो शक्ति यानी कि पावर्स क्या है इनके पास और इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो प्रशासनिक काम, सलाहकारी और अर्धन्यायिक के रूप में ये काम करते हैं। प्रशासनिक में क्या क्या काम है इनका, तो निर्वाचक नियमावली तैयार करना, योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना, ठीक है। निर्वाचक नामावली को तैयार करना, योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना, यानी कि जो जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है उनको पंजीकृत करना ताकि वो भी वोट दे पाएं। निर्वाचन की तिथि और उनके समय सारणी को निर्धारित करते हैं। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, आचार संहिता को लगाना, चुनाव तंत्र का पर्यवेक्षण करना और निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारियों की जो आवश्यकता होती है उसके लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति से आग्रह करना। ये सारे काम होते हैं इनके, जो किसके अंतर्गत आते हैं, प्रशासनिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सलाहकारी की अगर हम बात करें तो संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को ये सलाह देते हैं। विधान परिषद राज्यपाल को, यानी यहाँ पर भी ये सलाह देते हैं राज्यपाल को। और राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों में 1 वर्ष समाप्त होने पर चुनाव कराने के लिए भी ये सलाह देते हैं। जैसे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, 1 साल बीत गया है, यानी कि वहाँ की स्थिति नॉर्मल हो चुकी है, तो वहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे चुनाव कराया जा सकता है, स्थिति अब बेहतर है। तो ये हो गई सलाह, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, सलाह देंगे। यहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकते हैं, सिर्फ सलाह दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो या फिर वो राज्यपाल हो, ठीक है। अर्धन्यायिक का मतलब हो गया कि राजनीतिक दलों इनको मान्यता देना, चुनाव चिन्ह देने के मामले में विवाद में न्यायालय की तरह काम करना, यानी कि अगर इन सबके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो इसके लिए एक न्यायालय की तरह कौन काम करता है, ये इलेक्शन कमीशन काम करता है। निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद के लिए भी जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करते हैं और मतदान में हिंसा या लूट पर चुनाव को रद्द कर देते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये अर्धन्यायिक के अंतर्गत आता है। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि इनके पास शक्तियां और कार्य कौन कौन से हैं, तो प्रशासनिक कार्य भी हैं, सलाहकारी भी हैं और अर्धन्यायिक भी हैं। अब अर्धन्यायिक के अंतर्गत क्या क्या आता है, इन सब सारे तथ्यों से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इसके बाद में राज्य स्तर पर इलेक्शन कमीशन की सहायता के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये काम करते हैं। इनकी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो है राज्य सरकार की सलाह पर की जाती है, ठीक है। तो राज्य सरकार से सलाह लेकर के इनकी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही करता है। जिला स्तर पर जिला निर्वाचक अधिकारी होता है जो कलेक्टर होता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में या मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। अब क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, कमियां क्या हैं, यानी क्या इसमें सुधार होना चाहिए या क्या कुछ कमियां हैं। तो संविधान में इलेक्शन कमीशन के सदस्यों की अर्हता निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, बनता है प्रश्न स्टेटमेंट के बेस पर भी, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन होता है उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, है ना। वो ऐसे कौन से व्यक्ति होंगे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन सकते हैं, ऐसा जिक्र संविधान में नहीं किया गया है। ये कुछ दोष है। और निर्वाचन आयोग के सदस्यों की जो पदावधि है इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। सेवानिवृत्ति के बाद चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है, ठीक है। यानी कि वो उसके बाद भी अगर उनको सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो किसी दूसरे मतलब चीज़ों को वो ज्वाइन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, उस पर रोक नहीं लगाई गई है। तो ये कुछ दोष हैं इलेक्शन कमीशन के। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये 24वें नंबर के थे ये, ठीक है। अभी ये चेंज हुए हैं या यही हैं, तो ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में वर्तमान में, है ना, चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, ठीक है। क्या राजीव कुमार हैं,
चीफ इलेक्शन कमीशन या कोई और है? ठीक है, मैंने पढ़ाया हुआ है ये। प्रश्न पूछा था कि सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे, तो ये सुकुमार सेन है। ठीक है, ये लॉ ऑफ जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री मंत्रालय के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, तो ये चीफ इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग, ये इससे संबंधित बहुत सारे तथ्य हो गए और ये इन्हीं तथ्यों से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसमें देख लेते हैं, देखिए हमने क्या क्या देखा अभी इसमें। सबसे पहले हमने देखा कि किस भाग में दिया गया है, संविधान के किस भाग में दिया गया है ना। इसमें देखिए निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन भाग 15 में दिया गया है। इसके बारे में बात की गई कि क्या क्या इनकी जिम्मेदारी है, किस संविधान, इनका कार्य क्या है। उसके बाद हमने देखा कि इनकी संरचना कैसे है, यानी कि इसमें ये एक सदस्यीय है कि बहु सदस्यीय है, और इसके बाद में किन की सेवा शर्तें कौन तय करता है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, कैसे इनको हटाया जाता है। और उसके बाद में हमने देखा कि इसमें इनकी उम्र को यानी कि 18 वर्ष कब किया गया, किस संशोधन के तहत किया गया, ये हमने देखा। और इसके बाद में इनकी क्या क्या स्वतंत्रताएं हैं, यानी कि किस तरह से ये कार्य करते हैं, और क्या क्या इनके दोष हैं, क्या क्या ये चीज़ें इसमें दी गई हैं। और इसके बाद में शक्तियाँ एवं कार्य क्या हैं, सलाहकारी, अर्धन्यायिक और प्रशासनिक और कार्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये सारे तथ्य इसमें कवर कर लिए गए हैं और इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, है ना। किताब में या जो लक्ष्मीकांत की किताब है, उन सारी किताब का ये इसमें जो निचोड़ है वो हमने इसमें नोट्स बनाया हुआ है। आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग ये भाग 14 में दिया गया है, सबसे पहला चीज। ठीक है, किस भाग में दिया गया है, भाग 14 में इसका जिक्र किया गया है। आर्टिकल की बात करें तो 315 से 323 में इसकी बात की गई है। तो यूपीएससी भाग 14 में संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो भाग 14 में दिया गया है। आर्टिकल की बात करें 315 से 323 के बीच में, और भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण है ये। ठीक है, यूपीएससी क्या है, ये भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण की तरह है, ये स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में, कौन कौन सी इसकी संरचना है, यानी कि संरचना में तो संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, संरचना के बारे में यूपीएससी की संरचना कैसी होगी, जिस तरह से अभी हमने चुनाव आयोग के देखा था, तो संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, यानी कि आयोग की संख्या और योग्यता। तो यूपीएससी की संरचना में कितने लोग होंगे ऐसा संविधान में नहीं कहा गया। तो प्रश्न कैसा बनेगा कि संविधान में आयोग की संख्या को 10 या 15 जो भी निर्धारित किया गया है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि इसमें आयोग की संख्या योग्यता को संविधान में उल्लेख इसका नहीं किया गया है। ठीक है, दूसरी चीज, संविधान में अध्यक्ष और सदस्यों की जो सेवा शर्तें हैं इसका निर्धारण का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है कि इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें संविधान में दी गई हैं, या फिर ये दे सकता है कि इसका निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। तो ये भी तथ्य यहाँ पे दे सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि संविधान में ये अध्यक्ष और सदस्यों की जो सेवा शर्तें इसका निर्धारण करने की राष्ट्रपति को जिम्मेदारी दी गई, ये संविधान में दिया गया है। अगर यहाँ पे संसद लिख के आता तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इनका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष जो भी पहले आएगा, यानी कि अगर ये 65 वर्ष के 6 साल के पहले हो जाते हैं तब रिटायर हो जाएंगे, या फिर नहीं होते तो 6 साल तक के कार्य करेंगे। दूसरी चीज अगर देखें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और कुछ अन्य सदस्य होते हैं। इन सब की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, संख्या इसमें 9 या 11 होती है। अभी हमने कहा कि संख्या के बारे में और योग्यता के बारे में संविधान में जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें 9 या 11 लोगों को इसमें रखा जाता है। योग्यता के बारे में आधे से अधिक क्या होते हैं, केंद्र और राज्यों में कम से कम 10 साल कार्य करने का अनुभव जिनके पास होता है उनको इसमें चुनाव किया जाता है, यानी कि उनकी नियुक्ति इसमें की जाती है। तो कम से कम 10 साल तक केंद्र या राज्य सरकार में कहीं भी इनके पास कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, और कार्यवाहक अध्यक्ष होते हैं इसमें, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है और या फिर अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, जब कार्यवाहक अध्यक्ष कब इनकी नियुक्ति की जाती है और किसके द्वारा की जाती है, तो कार्यवाहक जो अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और ये इनकी नियुक्ति की कब जाती है, जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है या फिर वो अनुपस्थित होते हैं। तो ठीक है, ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य हो गए किससे संबंधित, ये हो गए यूपीएससी से। भाग 15 में 315 संविधान संशोधन हो गया। इनका निष्कासन यानी कि अध्यक्ष और सदस्यों का इसमें निष्कासन की अगर हम बात करें तो जब ये दिवालिया घोषित कर दिए जाएं, या फिर पदावधि के दौरान यानी कि अपने कार्यकाल के दौरान ये पद कर्तव्यों के बाहर कोई वेतन नियोजन यानी कि कहीं और से पैसे कमा रहे हों,
मानसिक या फिर शारीरिक अक्षमता जो है साबित हो जाए, तब इसके द्वारा ये राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में साबित कदाचार हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। लेकिन संविधान में क्या है, इनका जो कदाचार इसमें जो शामिल किया गया है, तो भारत सरकार या फिर राज्य सरकार संविधान या करार का इच्छुक हो, यानी कि इनके तहत ये जो कदाचार, यानी कि जब इनके अंदर इस चीज को कब डिसाइड किया जाएगा, जब ये कहीं अन्यत्र जो है काम में लगे हुए हों, निगमित कंपनी के सदस्य संविदा में कहीं लाभ कमा रहे हों, तो ये क्राइटेरिया दिया गया है इनके कदाचार को साबित करने का, यानी कि अगर ऐसा कोई काम करते हैं अपने पदावधि के दौरान, ठीक है, तब इसके बाद में ये मामला कहाँ जाएगा, ये जब साबित हो जाएगा तो ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अगर ऐसा लगता है कि हाँ ये कहीं और से पैसा कमा रहे हैं, तो मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे जांच होगी। जांच होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। ठीक है। फिर राष्ट्रपति बाध्य हटाने के लिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ ये जो मामला पेश किया गया है ये बिल्कुल सही है, यानी कि सारी चीज़ें क्या हैं, ये सही साबित हो जाती हैं कि हाँ ये किसी समुदाय करार का इच्छुक है ये, या किसी कंपनी के सदस्य हैं जहाँ पे इनको लाभ मिल रहा है, तो इसके अलावा तब सुप्रीम कोर्ट अगर इसने डिसाइड कर दिया, तब राष्ट्रपति बाध्य है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है क्या राष्ट्रपति बाध्य है इनको हटाने के लिए? हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद राष्ट्रपति बाध्य है, इसके बाद इनको क्या कर देगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि जब जांच चल रही हो, तो जांच के दौरान राष्ट्रपति इनके सदस्यों को और अध्यक्ष को इनका निलंबन कर सकता है। तो देखिए निलंबन में और बर्खास्त में है ना, ये इनका जांच के दौरान इनका निलंबन किया जा सकता है, और किसके द्वारा? ये राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये हमने देख लिया इनका निष्कासन राष्ट्रपति के द्वारा, या सुप्रीम कोर्ट में इनका जो कदाचार है वो साबित हो जाएगा। कदाचार क्या है? यानी कि जब किसी कंपनी में संविदा के लाभ के लिए जुड़े होंगे, या फिर किसी जो है इच्छा जाहिर करते हैं, अगर ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ हो जाती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन दे देगा कि हाँ ये मामला सही है, तब राष्ट्रपति बाध्य हो जाएगा इनको हटाने के लिए। ठीक है। स्वतंत्रता के उपबंध क्या है, यानी कि ये किस तरह से स्वतंत्र हैं, क्या अपने कार्य करने के लिए इनके पास कोई प्रेशर है, दबाव है, या फिर स्वतंत्र है। तो किस तरीके से स्वतंत्र हैं? तो इसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा नियुक्ति के बाद, यानी कि जब इनकी नियुक्ति हो जाएगी तो ऐसा नहीं है कि अगर ये कोई ऐसा कार्य करते हैं जो सरकार या किसी के विरुद्ध हो, तो ऐसा नहीं कि हाँ सरकार इनके वेतन में परिवर्तन या किसी भी चीज़ में अलाभकारी जो इनके लिए हित करना हो, ऐसे परिवर्तन नियुक्ति के बाद नहीं हो सकता है। और राष्ट्रपति इनको इस तरह से हटाएगा भी नहीं कि अपने आप से जब इनको लगा कि हाँ इस काम इस तरह से नहीं कर रहे इनको हटा दें, तो ये भी नहीं है। संविधान में जो आधार दिया गया है कदाचार का, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब डिसीजन आएगा उसके बाद ही राष्ट्रपति इनका निलंबन कर सकता है। ठीक है। वेतन भत्ते ये सब जाते हैं संचित निधि से। संसद में इसके लिए मतदान नहीं किया जाता है। तो इन सारे तथ्यों से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। तो संसद में इनके लिए मतदान नहीं होता है, यानी कि जब इनका वेतन भत्ता देना होता है इसके लिए मतदान की जो है आवश्यकता नहीं होती है। अध्यक्ष कार्यकाल के बाद और नियोजन का पात्र नहीं है, यानी कि इसके बाद दोबारा इनको उसमें नहीं रखा जाएगा, यानी कि जब इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो दोबारा इनकी नियुक्ति उस पद पर नहीं की जाएगी। लेकिन जो अन्य सदस्य हैं, अन्य सदस्य जो अध्यक्ष नहीं है, बाकी जो अन्य सदस्य हैं कार्यकाल के बाद वो अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है। चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो या फिर वो राज्य लोक सेवा आयोग हो, जो अन्य सदस्य हैं वो अपने कार्यकाल के बाद अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो सकते हैं, परंतु भारत सरकार या राज्य सरकार में नियोजन का पात्र नहीं है। ठीक है। सरकार में कोई ऐसा पद उनको नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो अध्यक्ष पद का जो है धारण कर सकते हैं जो अन्य सदस्य शामिल है उसमें। अध्यक्ष और जो अन्य सदस्य हैं ये दूसरे कार्यकाल के लिए योग्य नहीं है। अब देखिए इन दोनों में अंतर है। ठीक है। हमने ये कहा कि जो अध्यक्ष हैं दोबारा ये पुनर्नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन जो अन्य सदस्य हैं ये दोबारा फिर से अन्य सदस्य नहीं बनेंगे, दोबारा से क्या बन सकते हैं, दोबारा से अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है। ध्यान से समझिएगा इसको, जो अन्य सदस्य हैं ये दोबारा से अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन उसी पद पर दोबारा से पुनर्नियुक्ति नहीं की सकती है। ठीक है। यहाँ पे ये लिखा गया कि दूसरे कार्यकाल के लिए योग्य नहीं है, पुनर्नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो सदस्य हैं, जो अन्य सदस्य हैं, वो अध्यक्ष के पद पर, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो या फिर वो राज्य लोक सेवा आयोग हो, वहां पे ये कार्य कर सकते हैं। ठीक है। इनका कार्य क्या क्या है, तो देखिए कार्य के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी की संयुक्त भर्ती की योजना में सहायता कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्य अगर इनको ऐसा करने के लिए कहते हैं तो भी ये ऐसा कर सकते हैं।
लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा कराते हैं, जैसे कि जो यूपीएससी की परीक्षा होती है इसमें आईएएस आईपीएस, तो ये सारी परीक्षा किसके द्वारा कराई जाती है? ये लोक सेवा आयोग के द्वारा ही कराई जाती है। तो लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा कराते हैं अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और केंद्रीय प्रशासित क्षेत्रों के लिए सेवा। तो इन जगहों पर, है ना, इन जगहों पर ये नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन करते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद राज्यपाल के अनुरोध पर किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह दे सकते हैं। ठीक है, अगर राज्यपाल अनुरोध करता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति लेंगे, उसके बाद अगर कोई डिसीजन है, कोई भी मामला है, कोई भी बात है, तो उस पर ये अपनी सलाह को दे सकते हैं। ठीक है, निजी प्रबंधन से संबंधित परामर्श भी दे सकते हैं। संसद के इसमें अधिनियम के द्वारा यूपीएससी के कार्यक्षेत्र का विस्तार भी किया जा सकता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाए कि क्या संसद के अधिनियम के द्वारा यूपीएससी के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति यूपीएससी के दायरे से किसी पद, सेवा या विषय को हटा भी सकता है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट शब्द ये है संसद और राष्ट्रपति। ठीक है, इन दोनों में क्या हो जाता है? कंफ्यूजन हो जाएगा। तो संसद के द्वारा जो है इनका कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं। ठीक है, तो कहाँ पे प्रश्न घुमा के पूछेंगे, उन शब्दों को हम रिपीट कर दे रहे हैं। तो इसमें जो यूपीएससी के कार्यक्षेत्र में जो विस्तार किया जाएगा ये राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, बल्कि ये संसद के अधिनियम के द्वारा किया जाएगा। लेकिन यूपीएससी के दायरे से जो कोई पद है, कोई सेवा है, कोई विषय है, उसको हटाने का अधिकार किसके पास है? ये राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, इसके लिए संसद के अधिनियम की जरूरत नहीं है। ये दोनों चीजें होंगी महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। अब बात करते हैं सीमाएं, यानी यूपीएससी परामर्श नहीं देती कहाँ पे, इसकी सीमाएं, लिमिटेशंस क्या, यानी कहाँ पे कार्य नहीं कर सकती है। तो पिछड़ी जातियों की नियुक्ति पर आरक्षण देने के मामले में ये कोई सलाह नहीं देगी। प्राधिकरण की अध्यक्षता की सदस्य के लिए कोई सलाह नहीं देगी। सेवाओं या पदों की नियुक्ति के लिए, यानी कि एससी और एसटी के दावों को ध्यान में रखने हेतु तो इन सब चीजों पे ये परामर्श नहीं देगी। ध्यान दीजिएगा, परामर्श नहीं देती है। ये चीजों को मैंने क्यों सम्मिलित किया हुआ है? क्योंकि ये बुक्स के सारे नोट्स का निचोड़ है इसमें, और इससे बाहर पास नहीं पूछे जाए, चाहे वो स्टेटमेंट बेस हो, चाहे फिर वो फैक्चुअल। तो इन दोनों चीजों को हमने इसमें समाहित किया हुआ है। वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन चेंज हो चुके हैं, अब मनोज सोनी हो गए हैं। ठीक है, ये कौन हो चुके हैं? मनोज सोनी हो चुके हैं। एक बात देख लीजिएगा इसको, अभी ये चेंज किए गए हैं। देखिए, इससे पहले जो पेट का एग्जाम था उसमें मैंने सब चीजें नहीं पढ़ाई थी, क्योंकि वहां पे प्रश्न नहीं बनता उतना, है ना। लेकिन अभी आरओ का पेपर है, इसके अलावा पीसीएस का पेपर होगा, या फिर और कोई भी एग्जाम हो सकता है, तो उसमें सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा सा उसमें डीपली प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें ये मनोज सोनी हो जाएंगे यूपीएससी के चेयरमैन। 1964 में सीबीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। अनुशासनात्मक विषयों पर यूपीएससी पर इस पर प्रभाव पड़ा। सीबीसी की अगर हम बात करें तो 2003 में ये इसको सांविधिक दर्जा दिया गया था। देखिए, यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए केंद्रीय सतर्कता आयोग से ये अधिक प्रभावी, यानी कि जब ये कोई बात बोलेगा और अगर ये कोई बात बोलेगा तो क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, सीबीसी को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया है? 2003 में इसको दिया गया था। 1964 में इसकी स्थापना होती है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो इसकी स्थापना कब होती है? 1964 में। हम बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग की। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग, इसका भी जिक्र भाग 14 में किया गया है। यह आर्टिकल 315 से 323 हो गया। बहुत सारी चीजें इसकी यूपीएससी की जैसे ही हैं, है ना। कुछ चीजें हैं जिसको हम डिस्कस कर दे जो अलग है। इसमें अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति, इनका कार्यकाल, अब इनकी नियुक्ति यहाँ पे राज्यपाल करेगा, वहां पे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी, लेकिन इनको हटाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा ही। ये तथ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा ही की जाएगी, लेकिन हटाया किसके द्वारा जाएगा? ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। ठीक है, कार्यकाल इसमें क्या, तो जो चीजें चेंज है, यानी कि यूपीएससी से जो चीजें इसमें परिवर्तन किया गया है उनको डिस्कस कर दे रहे हैं। बाकी जितने फंक्शन उसमें दिए गए आप इसमें भी पढ़ लीजिएगा। तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है, वहाँ पे 65 वर्ष दिया गया था। ठीक है, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, हटाया जाएगा इनको लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा ही। कदाचार में जांच के दौरान अध्यक्ष और सदस्यों का निलंबन राज्यपाल करेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। निलंबन किया जाएगा, देखिए निलंबन किया जाएगा यहाँ पे किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन जब कदाचार जो चीजें हैं अगर वो वहाँ पे प्रूफ हो जाती हैं, जांच हो जाती है, उसके बाद जो बर्खास्त करने की शक्ति वो किसके पास है? वो
किसके पास? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, यानी कि इनको जो है बर्खास्त किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन इनका निलंबन राज्यपाल करेगा। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें, जैसे हमारे 2 स्टेट हो गए, स्टेट 1 स्टेट 2, तो इसमें दोनों के लिए संयुक्त है ना राज्य लोक सेवा आयोग। तो इनका गठन कौन करता है? संसद के द्वारा किया जाता है। जब कोई विधानमंडल यानी कि 2 या ये राज्य मिल करके आग्रह करते हैं तो इसके आग्रह पर संसद जो है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना करेगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संविधान में व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ये सांविधिक संस्था है, यानी कि संवैधानिक नहीं है ये। ठीक है, ये संवैधानिक नहीं है। तो ये हो गया राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित। इसमें बहुत बाकी चीजें यूपीएससी के जैसे ही हैं। भाग 14 में दिया गया है, इसमें आर्टिकल हो गया ये। नियुक्ति की जाएगी राज्यपाल के द्वारा, लेकिन हटाया जाएगा इनको राष्ट्रपति के द्वारा। कार्यकाल इनका 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष, जो भी पहले आएगा। कदाचार में जांच के बाद बर्खास्त किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, बर्खास्त कौन करेगा? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। लेकिन जो निलंबन किया जाएगा जांच के दौरान निलंबन यहाँ पे राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। जब 2 या 2 से अधिक राज्य मिल करके आग्रह करेंगे तो संसद इनके लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन करेगी। ये एक सांविधिक संस्था है क्योंकि संसद के द्वारा बनाया जा रहा है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, कार्यकाल इनका 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तें भी राष्ट्रपति तय करता है, ध्यान रखिएगा ये। तो इसमें सदस्यों की जो संख्या है और जो सेवा शर्तें हैं ये राष्ट्रपति तय करेगा, लेकिन इसमें बर्खास्त भी कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा इनको किया जाएगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण तथ्य हो गया। वार्षिक प्रगति रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है। यूपीएससी में राष्ट्रपति को और जो स्टेट पीएससी है उसमें राज्यपाल को सौंपा जाता है। तो आज हमने कहा कि जो संवैधानिक संस्थाएं थी उसमें से हमने संघ जो लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और इसके अलावा हमने जो इलेक्शन कमीशन था, इन तीनों संस्थाओं को डिस्कस किया हुआ है। बाकी जितनी बच्ची हुई क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद इन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद में जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट जरूर बनाइए। आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ 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 लाइक एंड शेयर। बहुत मैंने से नोट्स बनाई हुई है और आपको इसके बारे प्रश्न नहीं मिलेगा, यानी कि जो रश्मिकांत की बुक है पॉलिटी की या फिर इसके अलावा बाकी जो किताबें हैं उन सब में जो भी चीज़ें दी गई हैं उन सब का ये निचोड़ है। उन सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।